नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज जिधर देखो आजकल चर्चा एसआईआर की है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अगर मतदाताओं की भाषा में कहें तो उनका विशेष रूप से उत्पीड़न। लेकिन ये जरूरी है। लोग छुट्टी लेकर कामकाज छोड़कर इसमें लगे हुए हैं। पूरा पूरा दिन लग जा रहा है, एक फॉर्म नहीं भर पा रहा है। एक परिवार में 4 वोटर 3 बीएलओ में डिवाइड है। पक गया आदमी, पका जा रहा। व्यवस्था बेहतरीन है, एग्जीक्यूशन घटिया है, इसको लागू करने का तरीका घटिया है। मकसद इसे लागू करने वाले भारत निर्वाचन आयोग का निश्चित तौर पर अच्छा रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी समझ के, मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए कोई कहीं भी सहायता कैंप हैं, ना कहीं कोई मदद है। आप खुद जाइए, बीएलओ की मजबूरी है कि वो 1,000 फॉर्म उनको बांटने हैं 1 महीने के अंदर, और अब महज 8 दिन बचा है। 4 तारीख को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और लोगों के अंदर एक डर भी सता रहा है कि कहीं उनका वोट कट जाएगा तो उनका नागरिक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये जो डर है, ये राजनीतिक दलों का पैदा किया हुआ है। इस डर को दोनों तरफ से कैश कराया जा रहा है, सत्ताधारी और विपक्ष। एक सुर्रा और चल रहा है कि साहब फला वर्ग वालों के तो 80% हो गए, 70% हो गए, तुम तो 12 में ही लटके हो। ये भी सुर्रा चल रहा है। आज हमने कई मतदान केंद्रों का, जहां बीएलओ बैठे हुए हैं, जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, घर वर तो जा नहीं रहे हैं कोई, यदा कदा 2-4-10 फॉर्म बढ़ जाते हैं, बाकी लोगों को बुलाकर कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, फिर उन्हें फीड भी करना है। तो 2-4-5 केंद्रों को हमने भी खूब देखा जाके, खुद अपना भी दर्द था हमारा, उस दर्द को भी लेकर गए। फिलहाल अभी दर्द दूर नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी का दर्द महसूस जरूर हुआ है कि किस तरीके से वो आदमी परेशान है। और जिस थोड़ा जो कम पढ़ा लिखा है, जो टेक्स हैवी नहीं है, जो वेबसाइट नहीं चलाना जानता, आयोग की वेबसाइट नहीं खोल सकता, ऑनलाइन कुछ नहीं देख सकता, उसके तो समझो कर्म फूट गए। बीएलओ जो फॉर्म रिसीविंग का देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, ये कहकर कि भाई आप गलत भर दोगे तो फिर दूसरा हम कहां से भरेंगे। तो रिसीविंग तो किसी को मिल नहीं रही। आज मैंने सवाल पूछा कि भाई आप लोग जब फॉर्म अपलोड करते हो तो इसका मैसेज आना चाहिए। तो कई सुपरवाइजर्स ने हमें बताया कि ना, जो मोबाइल नंबर है मतदाता का वो फीड नहीं हो रहा है। मैंने कहा, सवाल किया कि भाई क्यों नहीं फीड हो रहा? बोले अब फीड होगा। अगर कम से कम एक मतदाता का मोबाइल नंबर अगर आप फीड कर देंगे और उसमें मैसेज चला जाएगा कि आपकी एसआईआर कंप्लीट हो गई, तो मुझे लगता है जो पैनिक है एसआईआर को लेकर वो नहीं होगा। एक पक्षीय है। मुझे लगता है कि पूरे एसआईआर का, पूरे मतदाता शुद्धिकरण का, मतदाता सूची शुद्धिकरण का जो पूरा अभियान है, ये बड़ा पुनीत और पवित्र है। सूची को पवित्र करने की कोशिश है, शुद्ध करने की कोशिश, ऐसा आयोग कहता है, और मैं भी इसमें कहीं हद तक यकीन करता हूं। लेकिन व्यवस्था और नियत, उस पर मुझे संदेह है। बहुत सारे अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। गोंडा में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जहर खाकर। डाइन डिक्लेरेशन उसका है, बीएलओ का। मरने से पहले उन्होंने बयान दिया कि अत्यधिक प्रताड़ना के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनके साले का बयान आया है कि साहब वो पिछड़ों के वोट काटने की बात कह रहे हैं। अब क्या उनके साले को राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगला पिछड़ा करके? फतेहपुर में 3 दिन बाद बारात जानी थी, शादी होनी थी एक बीएलओ की। कानून गोवा है, रिश्तेदारों से भरा पूरा घर था, घर में ही बेइज्जत कर दिया। बंदा कमरे के अंदर गया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक 26 बीएलओ की जान जा चुकी है। अब
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा आसान काम है, सत्ताधारी दल के लोग खास तौर पर कह रहे हैं कि बहुत आसान काम है, 1000 फॉर्म अगर भरने हैं तो 1 महीने का समय बहुत है। लेकिन सवाल ये है कि 1 महीने में ही क्यों कराना? अगर उन राज्यों में जहां चुनाव हैं बहुत जल्द, वहां करा लीजिए, लेकिन जहां चुनाव दूर हैं, 2 साल बाद हैं, वहां इस वक्त से अच्छे से तमीज से काम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं। तो फोकस करना चाहिए था आयोग को आम मतदाता की समस्याओं पर। आम मतदाता के जागरूकता कैंप होते, जहां जहां आप कैंप लगाते इनके SIR के, घर में फॉर्म बांटिए या कहीं भी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर एक ऐसी व्यवस्था जरूर होती, हेल्प डेस्क टाइप की, ताकि आम आदमी समझ सकता और मुझे लगता है पैनिक नहीं होता। अब एक दूसरा पहलू है कि जो BLO काम कर रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। 2-3 मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि वहां एक टूटी बेंच मुश्किल से उन्हें मिल पा रही है। जो BLO फॉर्म भर रही हैं वो बैठे हैं और जिनको फिट करना वो खड़े हुए हैं, और सुपरवाइजर तो BP की गोलियां खा रहा है। एक सुपरवाइजर मुझे मिले, उन्होंने कहा भी दवाई खाइए भाई साहब, बोलिएगा नहीं ज़्यादा। उनका बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हैं। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि 67% ऑनलाइन हो चुका है। आयोग का दावा है, इसी तरह पूरे देश का दावा है, लेकिन हकीकत है कि 47% फॉर्म ही अभी तक ऑनलाइन हो पाए हैं और महज 8 दिन का वक्त बचा है। तो अब इस व्यवस्था को थोड़ा मजबूत तरीके से किए जाते, थोड़ा लोगों को और इन्वॉल्व किया जाता। और बात जो BLA की है, बूथ लेवल एजेंट, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, 2 उत्तर प्रदेश में बड़े दल हैं, और कांग्रेस पार्टी भी। इन दोनों दलों ने लाख से ऊपर की सूची दी है BLA की, लेकिन कहीं BLA नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी दी 15-16 हजार की लिस्ट। तो जिस तरीके से इस अभियान में राजनीतिक दलों को लगना चाहिए, खाली विपक्ष का काम नहीं है, जिस तरीके से मतदाता को फैसिलिटेट करना चाहिए, मतदाता माथा नोच पकड़े हुए है, अपने बाल नोच रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे मंथन में। घर घर SIR, समस्याएं अपार। SIR, घर घर SIR, समस्याएं अपार। 2 तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। BLO की मौत जो हो रही है उन पर एक्स्ट्रा जो प्रेशर है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ और भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बवाल हुआ है, झंझट हुआ है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। पानी आएगा तुरंत मांगने। तो ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। राजनीतिक दल प्रदर्शन भी कर रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि ये दलितों, शोषितों, पीड़ितों के वोट काटने का अभियान है और उनके वोट काटे जा रहे हैं, फर्जी वोट।
उनकी जगह रिप्लेस किए जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में घूम घूम कर ऐसे बहुत बड़ी तादाद में वोट बना रखे हैं, वही लोग हर जगह विधानसभाओं में जाके वोट डालते हैं। तो जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम कटेगा और उनकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। ओवरऑल संख्या बढ़ेगी नहीं उतनी ज़्यादा, इससे किसी को शक हो। और हर परिवार से अगर एक दो वोट काट देंगे आप, तो बहुत ज़्यादा हाय तौबा भी नहीं बचेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वंचितों गरीबों का नाम लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन माफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ओबीसी वोटरों का नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, ऐसा दबाव डाल रही है अधिकारियों पर जो काम में लगे हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो बीएलओ हैं, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी इस तरीके का ट्वीट किसी अनाम बीएलओ के हवाले से किया है कि वो उस बीएलओ ने उनको बताया कि उनको कहा जा रहा है कि हर सोसाइटी में 100-150 फर्जी लोगों को एडजस्ट करिए। नोएडा की बात हो रही है। तो कुल मिला के हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, सीधे चर्चा पर जाते हैं। घर घर SIR समस्याएं अपार। हमारे साथ बीएलओ जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिनकी मौत हो गई, विपिन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव जुड़ गई हैं। बहुत दुखद घटना जौनपुर के रहने वाले थे और उनकी तैनाती गोंडा में थी और वहीं इस तरीके की जो हालात बने उसकी वजह से इस तरीके की घटना सामने आई। अब उसको लेकर अलग अलग तरीके से बातें हो रही, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन विपिन यादव ने दिया कि वो अत्यंत दबाव और तनाव के कारण उन्होंने जान दी। चर्चा में अन्य मेहमान भी आ गए। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं और इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं। चर्चा शुरू करेंगे। चूँकि विपिन यादव के परिवार के साथ बहुत दुखद घटना हुई है। विपिन यादव इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो इस कार्यक्रम में हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि भाई, और सारे बीएलओज को जिनकी जानें गई हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके दुख में उनके परिवारों के साथ के न्यूज़ हर मोड़ पर खड़ा है। सीमा जी के पास मैं जाऊंगा। सबसे पहले सीमा जी, किन हालातों में आपके पति विपिन ने मौत को गले लगाया? क्योंकि ऐसी कोई बात पहले तो नहीं नजर आ रही थी, कहीं कोई इस तरीके उन्होंने जिक्र किया था। क्या SIR ही वजह है या कोई और वजह हो सकती है? सीमा यादव। यह डीएम साहब ने उनको बहुत दबाव दे रहे थे, इसी वजह से वो ऐसा कदम उठा लिए। गोंडा में? जी। अच्छा। यह डीएम दे रहे थे, बीओ दे रहे थे। अच्छा। और नेता वो दे अधिक सब अधिकारी लोग उनको बहुत परेशान किए थे। बोल रहे थे बार बार कि अगर अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा रहे हो तो आपको पुलिस लगवा के आपको उठवा लेंगे, आपके रूम पे आ जाएंगे, आपकी नौकरी से हटवा देंगे। विपिन किस पद पर थे वहां पर? महीने से क्या क्या परेशान। शिक्षक थे, अनुदेशक थे, क्या थे वो वहां? शिक्षक थे, प्राइमरी शिक्षक थे। बैंगलोर वापस पहुंच के अच्छा, तो आखिरी बार आपसे कब बात हुई? उन्होंने क्या आपको इसके बारे में बताया था कि इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? जी बताए थे। अच्छा। जब आने वाला कर रहे थे बीएलओ की ड्यूटी तो उनको प्रधान लोग यही धमकी हमेशा कि अगर मेरा नाम SIR दर्ज कर देंगे, आप जेल चले जाओगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। और जो 2 प्रधान थे, एक पुराना वाला भी बोलता था, जो एनी टाइम पे प्रधान था वो भी बोलता था वही, आप उठवा देंगे। अच्छा, एक बात और आई है। आपके भाई ने संभवतः बात कही है कि विपिन यादव पर यह दबाव डाला जा रहा था कि पिछड़ों, शोषितों, दलितों के वोट काटो। इस बात में कितनी सच्चाई है सीमा जी? जी वो सही है। प्रधान लोग उनको उस प्रधान के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि मेरा वोट बढ़ाओ, और जब कई प्रधान के पास जाते थे तो वो भी बोलता था कि मेरी वोट बढ़ाओ, उसका काटो।
दोनों लोग यही उनको फंसाते थे बार बार, और बार बार उनका वोट वाला पूरा बार बार लेके, पूरा वोटर वाला लेके उनका बार बार फाइल चेक करते थे, देखे किसका काटे हो किसका बढ़ाए हो, वो वही बार बार दोबारा तिबारा वो बनाते थे। वो इसी से एकदम ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा लोड हो गया उनको। अच्छा, तो अंतिम बार आपसे बात हुई तो क्या बात हुई थी? क्या उन्होंने कहा था कि नहीं कुछ दिक्कत है, परेशानी है, और उसके बाद फिर आपको ये दुखद खबर मिली, सीमा जी? अंतिम दिन यही बोले थे कि मेरे पास फिर एसडीएम साहब फोन कर रहे हैं कि अगर अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हो तो मैं आपको पुलिस बुलवा के आपको उठवा लूंगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो वो तो अच्छे से ड्यूटी निभा रहे थे सीमा जी, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। ये अच्छे से निभा रहे थे, और स्कूल वाले उनको स्कूल देख लेते थे, तब गांव में जाते थे। अच्छा, स्कूल में भी ड्यूटी जब कर रहे थे और गाँव भी जा रहे थे? हाँ, स्कूल भी देखना पड़ता था उनको, और गांव में भी जाते थे। अच्छा अब दोनों ड्यूटी साथ में कैसे निभा सकते। अच्छा, तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर ये फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली जहर खाकर। जी। आप की क्या आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से और चुनाव आयोग से? आप क्या कहना चाहती हैं सीमा जी? मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी तो आपको मिलेगी, क्योंकि उनकी जगह आप हैं, तो नौकरी तो आपको मिलेगी। कोई एक्शन, कोई कार्रवाई आप चाहती हैं या संतुष्ट हैं आप अब आज की डेट में? नहीं, और 1 करोड़ की धनराशि चाहिए। अच्छा, मुआवजा चाहिए आपको? कोई और मेरे बच्चे की पढ़ाई चाहिए। बच्चे की पढ़ाई चाहिए? मतलब कुल मिला के जिस तरीके से परिवार संकट में आ गया है, तो जाहिर सी बात है परिवार का जो पुनर्वास है वो तो होगा ही, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, चुनाव आयोग और देश की सरकार ऐसा करेगी। लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगे कि जिन लोगों ने उन पर दबाव बनाया, उन्हें ये इसके लिए मजबूर किया, क्या उन पर कार्रवाई भी चाहती हैं, या आपने उन्हें माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया आपने? सीमा जी, सीमा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? मुझे लगता है कि नेटवर्क चला गया है सीमा का, और जाहिर सी बात है कि उनकी चिंताएं हैं, परिवार की चिंताएं हैं, बच्चे चिंता हैं, तो इस पर बात होनी चाहिए। राघवेंद्र सिंह चौहान, ये है परिणति, एक नहीं है, कई केस हैं। फतेहपुर में बारात आनी थी, 3 दिन बाद सुबह सुबह अधिकारी जाते हैं, घर में रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत करते हैं, उसके बाद वो बीएलओ सीधे कमरे में जाता है, फांसी लगा लेता है। इसी तरीके से अगर देखें, नोएडा की एक बीएलओ इस्तीफा दे देती है। हर जिले में बीएलओस पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, नौकरियां गई हैं जो अनुदेशक हैं या जो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में हैं। पार्टी लाइन अलग है, आप यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में हैं तो जाहिर सी बात है जो पार्टी लाइन होगी वो बोलेंगे। आयोग के मुखालफत तो नहीं करेंगे आप, व्यवस्थाओं की मुखालफत नहीं करें, क्योंकि आयोग के पास तो बहुत सीमित कर्मचारी होते हैं। राज्यों में, राज्य में आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो जाहिर सी बात आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सलाह है कि 2-4, आप तो बड़े जुझारू नेता रहे हैं, अभी भी हैं, 2-4 जगह जरा घूम कर देख लीजिएगा। बूथों में घूम भी रहे होंगे, मुझे लगता है आप घूम भी रहे होंगे और उस बात को महसूस कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं। क्या कोई सिस्टम, कोई तंत्र लागू करने के लिए विपिन यादव जैसे लोगों की जान कैसे बचेगी, और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? राघवेंद्र भाई। देखिए दुर्गेंद्र जी, अभी मैं सीमा जी की बात सुन रहा था। सीमा जी, ऐसे देश में कई परिवार है, 12 राज्यों में ये SIR हो रहा है। निश्चित रूप से कई परिवार में संवेदनाओं की चपेट में आए हुए हैं, और समाचार पत्रों में भी मैंने पढ़ा है, कुछ अन्य लोग भी दिवंगत हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अलग विषय है, प्रवक्ता होना अलग विषय है। जो देश में SIR हो रही है वो होना अलग बात है। देखिए, हम लोग कोई चुनाव आयोग के साझेदार नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है।
हाँ, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं देश में जो ये एसआईआर हो रही है, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें बहुत ही पवित्र तरीके से ये मतदाता सूची तैयार हो। तो उसको लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग बैठ के कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से। हमारे जो एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट, वो भी उनके साथ जुड़े लगे हुए हैं। बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आज की तारीख में 6 तारीख तक इसी काम में व्यस्त है। हम लोग जितने भी कार्यक्रम है वो सब स्किप किए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें उसको लेकर के साझीदार है, पवित्र सूची बने। दूसरी बात, जो ये घटनाक्रम हो रहा है इस प्रकार से देश में, तो निश्चित रूप से इसमें जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी अपराधी हो, चाहे अधिकारी स्तर के हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता स्तर के हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, तो निश्चित रूप से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत से राजनीतिक दल नहीं चाहते थे देश में हो एसआईआर हो, बहुत से राजनीतिक दल नहीं चाहते थे जो। अरे राघवेंद्र भाई, तो फांसी पे थोड़ी लटका देंगे वो लोग। वो राजनीतिक दल किसी को फांसी पे लटका कर मुंह में जहर थोड़ी डाल देंगे, जहर खिला देंगे, लो भैया जहर खा लो, ऐसा तो नहीं है। और किसी दल पे ना आप जहर खा लेंगे ना हम खा लेंगे। आपको कोई कहे विधायक बना दो, जहर खा लो, खा लोगे। हमें कोई हम जहर खा लेंगे क्या? ऐसा नहीं राघवेंद्र भाई, बोलिए। बड़ा संवेदनशील विषय है। अरे दुर्गेश जी, संवेदनशील विषय बात भी तो होने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने सीमा जी की बात सुनी, उन्होंने संकेत में कहा कि प्रधान या उप प्रधान जो है, दूसरे पूर्व प्रधान और नए प्रधान दबाव डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रधान थे क्या? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम दुर्गेश जी आप कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से दूसरे दल भी ऐसा कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। अधिकारी कैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं क्या? वो भी दबाव बना सकते हैं, ये नाम काटिए, वो नाम जोड़िए। तो मेरा कहना दुर्गेश जी, सिर्फ जिम्मेदारी किसकी? सरकार आपकी है ना, सरकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नहीं ना। अगर बीएलओ की जान गई तो उसकी जान ना जाए, आप सुनिश्चित करिए। उनको टांग दीजिए, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रधान को टांग दीजिए ना, दिक्कत क्या है? नहीं, निश्चित रूप से टांगे जाएंगे। मैं वही बात तो कहना चाहता हूँ। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, किसी दल का कार्यकर्ता हो, जो भी पूर्वाग्रह को लेकर के इनको बीएलओ के ऊपर दबाव बनाएगा, जांच होगी, जांच में दो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ। अच्छा, एसआईआर में जो आम आदमी को, राघवेंद्र भाई आप लोग कह रहे हैं कि आपकी पूरी मशीनरी लगी है, पूरा दल लगा है, आम मतदाता की मदद कर रहा है। मतदाताओं में कुछ समस्याएं आपको दिख रही हैं एसआईआर में कि नहीं? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है? कुछ समस्याएं किसी की हैं आपकी नजर में? आज हम समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं ज्यादा। समस्याएं जो है उनको दूर किया जा रहा है। जो प्रशासनिक अमला जो उसमें जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग दूर कर रहे हैं। तो अभी बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों ने मातम मनाया, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन। अरे हम उस पर नहीं जा रहे हैं भाई, हम बिहार पे जा ही नहीं रहे, हम राहुल गांधी पे नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि अब जो एसआईआर हो रहा है, खासतौर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आम आदमी जूझ रहा है। एक परिवार है, एक परिवार में 4 वोटर हैं, उसके 3 बीएलओ में बटा हुआ है। अब वो 3 बीएलओ का पीछा करे अपना वोट बचाने के लिए, परिवार का 4 लोगों का परिवार, और 3 बीएलओ के पीछे पीछे वो घूमे, ये दशा है। नहीं, देखिए, अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि, भयानक त्रुटि, मैं साक्षात बैठा हूं, मेरी पत्नी को शिफ्टेड दिखा दिया, शिफ्टेड। मैं खुद बता रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं राघवेंद्र सिंह चौहान। मेरी बिटिया का दूसरा बीएलओ, बेटे का दूसरा बीएलओ, हमारी पत्नी का दूसरा बीएलओ। और जब मैं अपने और पत्नी वाले के पास पहुंचा, मैडम थी, उन्होंने कहा, अरे अरुणा चौहान फला, ये तो शिफ्टेड है। मैंने कहा भैया तलाक तो नहीं हुआ अभी तक मेरा तलाक तो नहीं हुआ मेरी बीवी से। ये हालत है, ये त्रुटियां हैं, जनता परेशान हो रही। पॉलिटिकल बातें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को छोड़िए, आम आदमी जो परेशान है, ये छीछा लेदर कर दी, शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं, छीछा लेदर। दुर्गेंद्र जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, उसके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई हुई है। क्या व्यवस्था बनाई हुई है? पहले आप रायता फैला दीजिए और फिर व्यवस्था बनाइए। आम आदमी को टॉर्चर करिए, फिर व्यवस्था बनाइए। क्या तरीका भाई? हमले हैं हम लोग। जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और देश में सरकार है। हम लोग जिसको हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग से संबंधित जो चीजें, अरे कर्मचारी तो आपके हैं भाई। चुनाव आयोग में कुल 467 कर्मचारी हैं राघवेंद्र चौहान। चुनाव आयोग में कुल 467 कर्मचारी हैं। सारा इस्तेमाल तो राज्यों की मशीनरी का करता है। जो सूची बनी है, एक एक परिवार को 4-4 जगह बांट दिया, 5-5 पोलिंग बूथों में बांट दिया। मकसद क्या है, इरादा क्या है? काम तो आपके राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं।
क्या इरादा है? नहीं, राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं तो त्रुटियां हैं, वो चुनाव आयोग दूर अरे करेगा। इतनी भयानक जैसे त्रुटियां, चार आपने इतनी बताए। भयानक त्रुटियां, दुर्गेश जी, एक परिवार को दुर्गेश जी, खंड खंड बांट दो चार जगह। ये मैं एक सैंपल साइज हूं, हर दूसरा तीसरा आदमी पीड़ित है, उसके यहाँ घर में 3-3 4-4 जगह बांट दिया गया। क्या तरीका है भाई? दुर्गेश जी, हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो सकता है इसकी कुछ शिकायतें हो, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं। लगभग 70% फॉर्म जमा हो चुके अरे हैं। कहाँ पड़े हुए हैं आप? तो जो आयोग से आगे निकल गए, दुर्गेश जी, कुछ राघवेंद्र कमियां हो चौहान, आप सकती तो हैं। आयोग से निकल गए। आयोग 66 बता रहा, आप 70, और हकीकत ये देखिए 47% है आज उत्तर प्रदेश में। आज 47% है हकीकत। आप अभी देख लीजिएगा कितने वोटर का हुआ। चलिए खैर, आपको अब मानना ही नहीं है तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। घर घर SIR, समस्याएं अपार। आज हमारा फोकस समस्याओं पर है, और समस्याएं वास्तव में बड़ी गंभीर हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि मतदाताओं को कोई दिलासा दे नहीं रहा, भरोसा दे नहीं रहा। जो लोग हैं, BLO हैं या जो सुपरवाइजर हैं, वो खुद ही ट्रेंड नहीं है। वो कह रहे हैं हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई। पहले पूर्व में हम देखते थे तो मतदाताओं के लिए बड़े बड़े कैंप लगते थे, हेल्प डेस्क बनती थी और सब सारी चीज़ें होती थी। 2002-2003 में जो SIR हुआ तो घर घर आके व्यक्ति से पूछ के खुद भर के वो प्रपत्र देते थे, आप देख लो कि अब ये जो सही भरा है और उसके बाद दस्तखत करो, हो गया SIR। अब इतने कालम, एक कालम है कि संबंधी भरी है। अब कौन सा संबंधी, माता पिता भाई बहन फूफा मौसा जीजा, किसको भर दें उसमें? ये दिक्कत है। लगातार हमारे साथ एक पहले जुड़ा हुआ है हयात उमर, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है हयात। और फिर से सीमा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं इस कार्यक्रम में। अभी बताया गया कि वो नहीं है। खैर, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अतुल, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप के बजाय समस्या पे बात करिएगा, बिल्कुल कट टू साइज। ये मत कहने लगिएगा कि साहब वो मोदी जी ने 14 में यह कर दिया था। बिल्कुल कट टू साइज बात करिए। जो समस्याएं आ रही हैं, जो आम आदमी पीड़ित है, उस पर बात करिए। किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, गांव समाज में बहुत सारे लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इंटरनेट की सुविधाएं उतनी उपलब्धता नहीं होती है, उन्हें कई चीजें भरना नहीं आता है। आपने सुव्यवस्थित तरीके से भी स्वयं बताया कि आपकी पत्नी का कहीं और डाल दिया नाम, बेटी का कहीं और डाल दिया नाम, किसी का। तो इस प्रकार के, अगर आप तो एक पत्रकार हैं, आपको तो सहूलियत मिल सकती है, लेकिन कई लोग गांव में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अभी भी कई लोग तो शिक्षा, मतलब अगर एक दौर की बात करें तो वो लोग शिक्षित भी नहीं है। तो कहाँ हम मोबाइल क्रांति में वो बेचारे कहाँ भरने जाए, कहाँ से क्या करें, कहाँ उनको सहयोग करें? और एक बेलों की जो उससे कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। अब मानो उसका एरिया इतना बड़ा है, वो अभी एक बात आई कि वो जैसे सीमा जी के पति की बात आई, वो स्कूल भी पढ़ाना है और अपनी बेलों की ड्यूटी भी निभानी है। सरकार के द्वारा ना तो कोई इसकी संरचना बनाई गई, कैसे कोई कार्य करेगा, ना कोई प्रशिक्षण दिया गया। और एक कार्य को इतनी सीमित दायरे में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है और उससे टाइम ड्यूरेशन में बांध दिया गया। चुनाव तो 27 में है, क्या 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी रखा जा सकता था? हाँ, अटल जी की सरकार में 2002-2003 में 8 महीने में हुआ था। जी, मैं बताना चाहता हूं, तो इसे 3 या 4 महीने उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, इस टाइम शादी ब्याह भी चल रहे हैं, लोग अपने नाते रिश्तेदारों में भी जाना चाहते हैं। तो ये क्या है, बेसिक समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए कोई भी सरकार ने ना सोचा, ना आयोग ने सोचा। आयोग क्या नहीं, है? आयोग को ही सोचना है, सरकार तो उसमें काम करना है। सरकार को सोचना तो आयोग को था। चुनाव आयोग जो इतनी गंभीर संस्था है, जिसको जनता के प्रति जवाबदेही है, वही जनता का शोषण कर रहा है। अगर मतदाता का नाम कट जाएगा तो देश का नागरिक कैसे कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति है, ये डर भी है, ये डर और पैनिक क्रिएट कर रहा है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये डर और पैनिक कर रहा है लोगों को, ये अव्यवस्थाएं और फैला रहा है ये डर। मतलब इसको कोई क्लियर कर नहीं रहा आके सामने। क्या जी? हमने कहा इस डर को कोई दूर नहीं कर रहा ना।
लोग पैनिक कर रहे चुनाव हैं। आयोग को ये चीज तो चुनाव आयोग को दूर करनी चाहिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए, चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए था। चुनाव आयोग के द्वारा ठीक जिम्मेदारी बात। बनती है कि देश के नागरिकों को वो समझाए कि किस प्रकार से क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ही बनती है। क्या जो आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि कैसे क्या प्रक्रिया चली। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आकर के उन्हें जनता के बीच में संबोधित करना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी का वोट नहीं कटेगा। अगर कोई नाजायज वोट आपका काट रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई? अगर अभी ये महिला जो बता रही थी जिनके पति का देहांत हो गया कि उन पर प्रधान जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं और किसी का नाम काटने के लिए दबाव बना रहे हैं, अगर पिछड़ी जातियों का नाम काटने के लिए दबाव बनाया जाता है या दलित जातियों का नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो ये भी तो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है कि किसी के नाम काटने के लिए ठीक है अतुल यादव, आयोग को ठीक है छोड़ना यादव, अतुल यादव, ठीक है, बड़ी गंभीर बात है और वास्तव में जो मशीनरी है, सिस्टम है, उसको ट्यून करने की जरूरत है। प्रशिक्षण का घोर अभाव है, पैनिक है, डर है, बहुत सारी चीजें। आलोक जी की तरफ रुख करते हैं। आलोक जी, पैनिक फैल रहा है, डर है, लोग उलझे हुए हैं। एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, उसको पूछा जा रहा है कि भाई 2003 में आपने वोट कहाँ डाला था, चलो भाई थोड़ा स्मरण करके 25 साल पहले वो याद करेगा। फिर बताया जा रहा है कि उस समय आपकी मतदाता संख्या क्या थी, मतदाता क्रमांक क्या था। अब वो इंटरनेट पे डाल रहा है तो उसको 2000 की सूची, 2003 की सूची, उसको ना सूची मिल रही ना उसको नाम मिल रहा है। अब बीएलओ के पास तो सूची है नहीं। इस पूरी एसआईआर को कैसे देख रहे हैं आलोक जी, बिल्कुल ग्राउंड पे? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। जी आपके पूरे वक्तव्य में मेरे को एक शब्द ने बड़ा प्रभावित किया और पूरे मामले की सटीक व्याख्या करता है, वो ये कि चुनाव आयोग को तमीज नहीं। मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हूँ। आपने एक ही शब्द में चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया और एसआईआर की प्रक्रिया पर सटीक टिप्पणी करी है, इसके लिए आपको साधुवाद। पहला। दूसरा यह है कि चुनाव आयोग को आप अकेले क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरा तो मानना है कि सरकार ही अनाड़ी है। अनाड़ी में इसलिए कहता हूं कि वो नोटबंदी लागू करती है, उसके बाद 50 से ज्यादा संशोधन लागू होते हैं सर्कुलर, यानी आपको कुछ भी नहीं पता। जो रोज रोज आप गड्ढा खोदते हैं पानी पीने के लिए, अरे एक बार कुआं खोद लो ना कि साल अपने 5 साल तक पानी पीना। तो केवल नोटबंदी तक मामला नहीं सिमटा, फिर उसके बाद में आपका जीएसटी में आ गया। संशोधनों की सूची आप गिन लीजिए ना, कोई अगर आपका बंदा है तो एग्जैक्ट संख्या बता सकता है कि 50 या 60 या 70 कितने संशोधन लाए गए पहले सर्कुलर के। अब वो तो दौर वो था। एक दौर और भी याद करिए, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा थोड़ा सा बोलने में। बोलिए प्लीज। एक था भूमि अधिग्रहण कानून, आपको याद है कितनी बार अध्यादेश लाया गया था? जी। आपको याद है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठ गए थे जी, कितने मर गए थे? आपको याद है कि कहा गया था कि किसानों की भलाई के लिए हमने किसानों से बात की थी, तो किन से बात की थी यही नहीं बता पाए थे। खैर, इन सब चीजों को अब हम हटाते हैं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंडर था, इसको अब हटा देते हैं। अब आते हैं मौजूदा चीजों पर। इन सारी घटनाओं का जो मैंने उल्लेख किया या जो वाकये का जो उल्लेख किया, वो सिर्फ इसलिए था कि एक तो एक सरकार को तमीज नहीं है, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और दूसरा ये सरकार जवाबदेही से कभी काम नहीं लेती। यहाँ पर कोई भी जवाबदेह नहीं है। अगर कोई जवाबदेह होता तो चुनाव आयोग का एक सर्वशक्तिमान जो एक अधिकारी है जिसके लिए आदेश आ गया है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, आप तो एसआईआर पे निपटे हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार ने तो ये कानून बना दिया है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, रिटायर होने के बाद भी नहीं हो सकती। और अतुल यादव कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करते, कितने लोगों पर कार्रवाई करें? अरे उनके खिलाफ खुद ही नहीं हो पाएगी तो क्या बताएंगे दूसरे को क्या करेंगे? वो इम्यूनिटी मिल गई उनको। अभेद्य सुरक्षा कवच से घिरे हुए हैं, कण की तरीके से हैं कि जब तक खुद अपना वो कवच नहीं काटेंगे तब तक वो सुरक्षित है। ये समझ लीजिए। आपको कण का इतिहास मालूम होगा क्योंकि ये सरकार बड़े पुराने बड़े पौराणिक और संदर्भों को बड़ा देती है, तो मैं कण का संदर्भ देता हूँ। कण का भी वध तभी या उसके निधन तभी हो पाया था, मैं निधन बोलूंगा, कि जब उसने खुद ही अपने कवच और कुंडल निकाल दिए थे। तो ये सरकार तो निकालने से रही नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेगी। अब सवाल है जवाबदेही की बात नहीं, अब सवाल ये कि आपको वोटर की शुचिता पर, वोटर सूची की शुचिता पर आपका ध्यान है, बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन किस डॉक्टर ने कहा कि ये 2 महीने में होना चाहिए? और किस डॉक्टर ने ये कहा कि केवल 12 राज्यों में ही होना चाहिए? आपका बड़ा पावन उद्देश्य है। लोग जी एक ही महीने में करा रहे हैं भाई। ये तो
एक मैं ही तो महीने कह रहा हूं कि बढ़ा रहे इससे पवित्र उद्देश्य नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर यूपी के शिक्षक या जो बीएलओ हैं या जो भी ये काम कर रहे हैं, तो ये तमिलनाडु में तो नहीं कर रहे हैं, केरल में तो नहीं कर रहे हैं, केरल में तो केरल का अलग करेंगे, तो देश भर में क्यों नहीं? पहला। दूसरा, दूसरा ये कि उसमें फॉर्म में 3 कोने हैं, मतलब मैं 3 कॉलम की ये बात करता हूं। इतना सरकारी विज्ञापन छपता है, मार मार नई जैकेट और फोटो के साथ में। मतलब अब मैं क्या कहूं, मतलब उस डिजाइनर की भी बड़ी कमाई हो रही होगी, चलिए अच्छी बात है, कोई एक तो कमा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप इतना सरकारी विज्ञापन देते हैं, तो क्या कुछ विज्ञापन इस बात के नहीं दे सकते कि ये पहले कॉलम में ये भरा जाना है, उदाहरण के तौर पर जी दूसरे कॉलम में जी ये भरा जाना जी, है। बिल्कुल उस ठीक कहा आपने। उदाहरण के तौर पर अगर आप देश भर में अगर ये विज्ञापन 2 बार अगर चला देते, तो मुझे लगता है कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता। और तीसरी पैनिक भी बात, खत्म हो जाता है लोग आप, जी। हाँ, और पैनिक खत्म हो जाता। लेकिन इस सरकार का काम ही ये है कि चौंकाने वाला काम है। इसको पैनिक खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। इसको हर चीज की जिम्मेदारी, वोटर सूची बने, वोटर सूची में अपडेट हो, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, उसमें सत्यता बरकरार रहे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आपाधापी क्यों? इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए और चुनाव आयोग को जिम्मेदार देना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आप किसी बीएलओ को जिम्मेदार बना दीजिए कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। मैं इसको इस तरीके से नहीं मानना चाहता कि उसने आत्महत्या कर ली। ना मैं इसमें जांच का विषय जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने जो बौद्धिक लोग हैं या जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनके समझने का काम है। ये उनके समझने का काम है कि जब 65 रुपए लीटर जब आप क्रूड खरीदते हैं और 98 रुपए और 90 रुपए लीटर जब आप तेल का दाम देते हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आता। जिस देश में दूध का दाम पता चला है 1 साल के अंदर 3 बार बढ़ जाता है, तो भी आपको समझ में नहीं आता। तो सवाल ये है कि अभी जी मेरे एक आपके पैनलिस्ट से एक बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी क्यों उठा रहे हैं। मेरा मतलब ही नहीं है कि इनकी पार्टी उनकी पार्टी, कोई मतलब नहीं है। वोट देना आपका अधिकार है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। अभी एक आपने उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जी मैंने जब जब मेरे पास जब बीएलओ ने जब फॉर्म आया, तो मैंने उससे कहा कि एक ऐसा है कि मेरे को 2003 की सूची याद दो। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ जानता बूझता तो हूँ, तो कुछ अखबार वाले, मैंने पत्रकारों से, संपादकों से अनुरोध किया कि मैं 2003 में, उस समय एक अखबार में मैं मुरादाबाद में संपादक था। जी तो मैंने वहां पर 2-3 जो थोड़े से कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो उस समय मेरे सहयोगी थे, मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि भैया मेरा नाम ढूंढ लो। तो वो नहीं मिले। मैं जिस इलाके में रहता था उसके 3 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने सारा ढूंढ माला, मेरा नाम ही नहीं मिला। नहीं और फिर मिलेगा। उन्होंने क्या किया, आज के दौर में उन्होंने एक नया इस्तेमाल किया। एक बंदे ने, तो इतना उत्साही बंदा था वो, मैं बड़ा खुश हूं पहले भी, उसने सारी की सारी लिस्ट, कम से कम मतलब 15 बूथों की लिस्ट उसने उठाकर, मतलब 4 कॉलेजेस, हाई स्कूल से लेकर वो, मतलब 4 कॉलेजेस की, और सबकी लिस्ट उसने एआई में भी डाल दी और वहां भी लगा दिया मेरा नाम, कि आलोक का नाम ढूंढ लो। तो आलोक का नाम ही नहीं ढूंढ पाएगा कि मैंने कहा वहां पर वोट दिया था। तो अब ये तो स्थिति है। मैंने फिर आलोक जी, हम बीएलओ भी को अभी नहीं बता ढूंढ दिया। पाए हैं। हमारा तो 500 मीटर पे मतदान केंद्र है, पूरे होशो हवा अरे से मुझे पता, हमने वही वोट डाला है, अभी ढूंढ नहीं पाए बीएलओ ने हम। कहा कि आप तो इतने संपन्न हैं कि आप तो सब कर लेंगे, आपके पास तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा अभी 1 दिन का समय दो, और 1 दिन का समय देकर सबने लगा लिया, नहीं मिला मेरा नाम। तो अब क्या किया जाए? तो सवाल तो ये नहीं है कि आप कौन है, मैं पढ़े लिखे की नहीं बात करता। सवाल ये है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक तो ज्ञानादेश कहते हैं, मुझे इससे बड़ा चिढ़ होती है, ऐतराज होता है। ज्ञानादेश क्या होता है? वो चुनाव करा रहे हैं, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, तो धांधली वाला आदेश हुआ ना, वो करिए। पता चला तमाम अखबारों, मीडिया, ज्ञानादेश आ रहा है, ज्ञानादेश आ रहा है। क्या ज्ञानादेश आ रहा है? धांधली का आदेश आ रहा है। वो एक तो शब्द नहीं सुधारना चाहिए, एक तो इधर कर देते हैं। और दूसरी बात, मुझे एक ध्वनि आ रही है कि आप सिस्टम की बात करते हैं। क्यों सिस्टम की बात करते हैं? सिस्टम नहीं, एक व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ये कहा कि 2 महीने के अंदर सब कुछ निपटा दो। क्यों निपटा दो? और फिर सवाल है 12 राज्यों में क्यों निपटाओ, देश भर में क्यों नहीं? क्या हमारे पास उत्तर प्रदेश का बीएलओ तमिलनाडु जाएगा, केरल जाएगा, पांडिचेरी जाएगा? नहीं जाएगा। तो सवाल है कि जब वहां के लोग, स्थानीय लोग, ये स्थानीय जो शिक्षक हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, वो ठीक जब है, उन्हीं को करना है, तो देश भर में क्यों नहीं? और वाजिब फिर आपको सवाल है। समय देने में ऐतराज क्यों? सवाल तो ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बीएलओ को, किसी की बीएलओ की आत्महत्या कर लेगा, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, मैं हार्ड फैक्ट पे देना चाहता हूं। जिस आदमी ने निर्देश दिया वो जवाबदेह है, उसको जवाबदेही से बरी नहीं किया जा सकता, सिस्टम कहकर नहीं किया जा सकता, कोई ज्ञानादेश नहीं कहकर बरी किया जा सकता। सिर्फ ये होगा वो धांधली करवा रहे हैं,
तो धांधली के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक बात है। किसी एक पार्टी अखिलेश और राहुल गांधी से या हमारे आपसे बात नहीं बनेगी, सब खड़े होंगे तभी बात बनेगी। और वोट नहीं कटना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सबको लगना पड़ेगा। ठीक बात है। हयात उमर, आलोक जी कह रहे हैं वोट नहीं करना चाहिए, सबको लगना पड़ेगा। हम लोग लगे भी हैं, अपना अपना वोट बचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं 4-4, 5-5 जगह। बाकी पॉलिटिकल लोग लगे, राघवेंद्र ने जैसे बताया कि भाई उनकी पार्टी भी लगी है, अन्य लोग भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीनी रिपोर्ट क्या आ रही है हयात आपके पास? धन्यवाद सभी पैनलिस्टों का, बहुत बहुत नमस्कार सबको। नमस्ते। और अपनी बात रखने से पहले, जमीनी रिपोर्ट रखने से पहले, मैं आपको कुछ चीजों पे थोड़ा सा आपके तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। जी बोलिए। सभी लोगों का, हम लोग सभी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, SIR पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है वो सभी लोग जानते हैं। कि सभी लोग कह रहे हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, जी जी, उनको शुचिता। तो शुचिता कैसे तय होगी? शुचिता कैसे तय होगी? कि सही मतदाता उसमें दर्ज हो, और फर्जी हटे, मतदाता सूची में सही। तो और क्या फर्जी हटे? जी जी, तो क्या कोई आदमी मैं मतदाता हूं या नहीं हूं, इसको तय करने का अधिकार किस पे के पास है? उसका आधार क्या है? उसका आधार बिंदु क्या है? उसका आधार बिंदु है कि मैं देश का नागरिक हूं या नहीं हूं। और मेन चीज ये है कि चुनाव आयोग के पास हमारी नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार के पास है। चुनाव आयोग को केवल यह देखना है कि हम नागरिक हैं या नहीं हैं, और हम अगर नागरिक हैं तो मतदाता सूची में हुए कि नहीं है। हमारी नागरिकता चुनाव आयोग नहीं तय कर सकता है। नहीं तो हयात है, नागरिकता हम कहाँ देख नागरिक रहा हैं है? या चुनाव नहीं आयोग हैं? नागरिकता देख भी नहीं रहा आपकी, कहाँ देख रहा है? जी, तो अगर चुनाव आयोग नागरिकता नहीं देख रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी डिटेंशन सेंटर जिला जिला, एक एक जिले में बनाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? और रूटीन प्रक्रिया है? नहीं, क्या NRC हो रही है? रूटीन वो कह रहे हैं सारे घुसपैठियों को बाहर भेज देंगे हम पकड़ के। क्या नागरिकता के लिए रूटीन कोई प्रक्रिया चलती है कि हमारी नागरिकता तय होती है? हमारी नागरिकता कैसे तय होती है? किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय कैसे होती है? इसका कोई है उल्लेख? और अगर उल्लेख है तो वो नियम क्या है? और वो अभियान कब चलाया जाता है? नागरिकता का अभियान कब चलाया जाता है? तो क्या ये नागरिकता का अभियान चल रहा है, यानी NRC चल रही है, या SIR चल रहा है? अगर SIR चल रहा है तो डिटेंशन सेंटर बनने का आदेश क्यों दिया गया? और अगर ये नागरिकता का चल रहा है तो ये चुनाव अधिकार के क्षेत्र की बाहर की बात है। आप ये पहले तय करिए कि इसका उद्देश्य क्या है। SIR का उद्देश्य बिहार के चुनावों के रिजल्ट ने स्पष्ट कर दिया है। बिहार के चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। भाजपा को बहुत अच्छे से जानती है कि भाजपा कोई चीज को लार्ज स्केल पर लागू करने के लिए पहले किसी एक जगह पे एक्सपेरिमेंट करती है। अगर वो कामयाब रहा तो आगे भी करेंगे। अरे हयात, ये तो आयोग का है, भाजपा से क्या लेने देना? ये तो आयोग का मसला है, भाजपा को क्यों जोड़ रहे हैं आप? जी जी, आयोग का गठन या चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। आपने बात कह दी, अब इसके बाद कुछ रह जाता कहने को है? नहीं, मतलब एक कमेटी, स्वतंत्र कमेटी बनी हुई है, इसमें नेता प्रतिपक्ष भी है, एक कमेटी बनी हुई है। ये सुनिए, ना चुनाव आयोग की नियुक्ति न्यायालय के आदेश से होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट करता है, ना चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, 3 सदस्यों का पैनल, जिसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक उनके द्वारा नामित कैबिनेट का मंत्री होता है, और तीसरा विपक्ष नेता होता है। जिधर के 2 लोग हैं वही लोग तय करेंगे। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री तो विपक्ष के नेता के साथ जाएंगे नहीं, और ना कैबिनेट के व्यक्ति विपक्षी नेता के साथ जाएगा। तो जिसको सरकार को तय करना है कि नौकरशाह को मुझे चुनाव आयुक्त बनाना है, तो सरकार तय करेगी। तो जाहिर बात है चुनाव आयुक्त अपनी मनमर्जी का सरकार बनाएगी। हमारी मनमर्जी का या आपकी मनमर्जी का या विपक्ष की मनमर्जी का नहीं बनाएगी।
न वो निष्पक्ष उससे होने की उम्मीद, न उससे निष्पक्ष होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर हम चुनाव आयोग से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष होगा, अगर आपको ये उम्मीद है या किसी को भी उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, तो ये आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। हम सबको अगर ये गलतफहमी, किसी को भी गलतफहमी है, एवं भाजपा को भी गलतफहमी इस बात की है, तो उनको अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। अगर आप चैनल में बैठे हैं और आपके मालिक ने आपको नियुक्त किया है, तो आप उसी चैनल की गाइडलाइन पर चलेंगे जो चैनल के पैसे का मालिक दे रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। आप स्क्रीन पर अपने आप को चाहे तो निष्पक्ष दिखाएं, आप गाइडलाइन से अलग नहीं जा सकते हैं। आपको उसी फ्रेमवर्क में काम करना है। जो आलोक जी सवाल उठा रहे थे कि 2 महीने में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं, तो वो पूरे देश में क्यों नहीं और पूरे 2 महीने में ही क्यों, इन्हीं 11 राज्यों में ही क्यों, इसके लिए बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा सरकार चाहती है। वो पहचान गई थी। अब अगर सरकार चाहती है तो सरकार की मर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग तो ज्ञानेश कुमार जी चले नहीं जाएंगे। और जब ज्ञानेश कुमार जी सरकार की मर्जी के खिलाफ, तो जो ज्ञानेश जी अपने नीचे कन्वे करेंगे, नीचे के पूरे उसको, जाहिर सी बात है कि हमारे जिलों में ठीक है, आरओ होता है, वो जिला अधिकारी होता है, डीएम होता है, जो होता है वही सारी चीज को देखने कर रहा होता है जिला के स्तर पर। तो वो आरओ रिपोर्ट किसको कर रहा होता है? या तो चुनाव आयुक्त को कर रहा होता है या गृह मंत्रालय को कर रहा होता है। आप समझिए, पहले इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी चेन को समझिए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्राउंड पे हो क्या रहा है जी? ग्राउंड पे हो ये रहा है कि 1 लाख मतदाता प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी कटना है। ये कहां से खबर ले आए आप? हर जिले में, सुनिए पहले, हर जिले में अभी आपको जब एसआईआर का फाइनल रोल आएगा, जब फाइनल रोल आएगा तो आप देखिएगा कि हर जिले से 1 लाख मतदाता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 लाख मतदाता कटना है और उसमें 50,000 जुड़ना है। अच्छा, कितने मंचों पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और दूसरे लोग कह चुके हैं कि लगभग 2 करोड़ मतदाता सूची से गायब होने वाले हैं। अच्छा, तो बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आप। आप 65 लाख मतदाता बिहार के मतदाता सूची से कम। राघवेंद्र जी आ रहे हैं, राघवेंद्र जी आ रहे हैं। जब आप पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा, राघवेंद्र जी आ रहा हूं मैं। हाँ, हयात कंप्लीट करिए। हयात बोल रहा हूं, इतने गंभीर बातें कर रहे हैं, शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, राजनीतिक लफाजी कर रहे हैं। अरे आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? ऐसे वाहियात बातें करने वाले कैसे आप लोग सुन लेते हैं? दुर्गेश जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इस बार की वाहियात बातें जो कह रहे इतने। अरे आपको तो कष्ट होगा ही भाई। अरे मान्यवर, आप पे आरोप लगाने तो आपको कष्ट होगा। बोलिए, जवाब दीजिए। जुड़ेंगे, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता थोड़ी ना है। आप बताएं फॉर्म को किस तरीके से भरना है भाई? इस बात का जवाब कौन देगा? ये लोग ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, पूरी सबसे बड़ी बात है। अरे मान्यवर, राघवेंद्र जी जरा ठीक करिए, आप आवाज ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही, वॉइस ठीक करिए, बोलिए राघवेंद्र जी, वॉइस ठीक करिए। कह रहे हैं चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है दुर्गेश जी, उसके ऊपर आरोपित करना, ये लोग जो वो बैठे हुए हैं जो कभी संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी कार्यपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी विधायिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे मान्यवर, देश इन्हीं आधारित संघों से ही चलता है। इस प्रकार की वाहियात बातें मत किया करिए। देश को आप लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, आप लोग तो मीडिया तक तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आप लोग तो संविधान तक तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आप लोग तो न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे मान्यवर, ये एक स्वतंत्र संस्था है, अगर आपको कोई परेशानी है तो न्यायपालिका चाहिए। चैनल पर चैनल दुर्गेश जी दूर कर देंगे कि राघवेंद्र जी दूर कर देंगे? जो खामियां हैं, आपके कौन नेता अभी तक ये कहे हैं? न्यायपालिका जाने में हलफनामा मांगा जाता है, वो तो आप लोग देने से न्यायपालिका चाहिए। आपने राहुल के खिलाफ एफआईआर करा दी। आप लोग कितने आप लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई। भाई आपके नेता भली प्रकार से जानते हैं, आप लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई, उसमें आप लोग दाएं बाएं पकड़े जाते हैं। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी, हयात साहब ने ये तो बताया कि भाई कैसे नियुक्ति हो रही, कैसे इम्यूनिटी दी कि आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो पीछे तो सरकार ही है, तो फिर इसमें उसकी क्या बात हुई?
है तो अरे तो आयोग माने सरकार, सरकार माने भाई, आयोग। मैं तो कह रहा हूं, अब आप सरकार उसको के- मुखौटा पहना रही है, उसको मुखौटा पहना रही है निष्पक्षता का। लेकिन अगर इम्यूनिटी है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी आपने दे दी तो आपकी नीयत में शक है। क्यों इम्यूनिटी आपने दे दी भाई? इम्यूनिटी क्यों दे दी उसको आपने? वो क्या कानून से ऊपर है, देश से ऊपर है? इम्यूनिटी क्यों दे दी आपने? क्यों इम्यूनिटी दी आपने? इसका जवाब है आपके पास? गलत बात है, गलत बात। इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए थी, इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। इससे पहले कभी इम्यूनिटी नहीं थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस देश में इससे पहले इम्यूनिटी नहीं थी, आपने दी। आप इन लोगों का कवर फायर करिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। नहीं, कवर फायर नहीं। मैं अब अपना धर्म जानता हूं, ये कह के आप बच नहीं सकते। मुझे मत सिखाइए कि मैं किसको कवर फायर करूंगा, कभी आपको करूंगा ना। मैं पत्रकार हूं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मत कहिएगा ये। मैं सवाल उठाऊंगा और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं किस तरह सवाल उठाता रहा हूं और किस तरह का पत्रकार हूं, ये पता है आपको। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग कंप्रोमाइज नहीं होते, जो बात है उस पर सवाल उठेगा। हलफनामा देने वाले लोग ठीक है, वो कांग्रेस जाने, आप जानो, कांग्रेस बच रही है, आप जानो, लेकिन जो सवाल है वो उठेंगे। बोलिए आलोक जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आलोक जी। मैं एक चीज कह रहा हूँ राघवेंद्र जी, आपके सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। पहला ये कि आपने जो ये वाहियात शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे इस पर आपत्ति है। लोग अपने विचार नहीं, लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। आप बड़ी संस्कारी पार्टी को, आप संस्कारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शब्दों की एक मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना। ठीक है, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आज मालूम क्या, इसी शोर में, इसी आवाज में जनता की समस्याएं चली जाती। आम आदमी जूझ रहा है, यहाँ शोर मच रहा है। हम आज समस्या पे बात कर रहे हैं कि भाई तहे दिल से आप लोग बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है। जमीन पे आदमी परेशान घूम रहा है, पॉलिटिकल बातें, कोई भी बीएलए नहीं नजर आ रहा कहीं किसी पार्टी का। लोग परेशान हैं, बहुत सारे जो लोग जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, कोई मदद नहीं कर रहा, मारे फिर रहे हैं लोग। क्या तरीका है भाई? अतुल यादव, एक छोटी सी टिप्पणी, आप लोग भी गायब हैं, नहीं दिख रहे हैं कहीं पोलिंग बूथ पे। समाजवादी पार्टी जमीन पर है और हमारे पीडीए प्रहरी जो हमारे बेलू हैं जमीन पर हैं। अरे कहां है भाई? हम भी जरा दर्शन करना चाहते हैं, आपके भी और भाजपा के भी बीएलए के, हमें नहीं मिले। 10-15 केंद्रों में घूमा हूं मैं आज। चौहान जी में होने के कारण हम सबसे बड़ा अहम भूमिका निभा रहे हैं। जमीन पर हम हैं और जमीन पर हम हैं तभी उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी, देख लीजिएगा ये जनता है, ये जनता है, बड़ों को जमीन पर ला देती है। ये देख लीजिएगा, अगर इसको कष्ट होगा, जनता जनार्दन को कष्ट होगा, तो मैं जनता जनार्दन का वकील हूं, उसकी पैरोकारी करूंगा। राघवेंद्र चाहन चाहे उसे कवर फायर करें, चाहे मुझे गालियां दें, मुझे स्वीकार है। मैं जनता के लिए 4 गालियां भी खाने को तैयार हूं, 100-200 थप्पड़ भी खाने को तैयार हूं, लेकिन जनता की बात करूंगा। कष्ट हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तानाशाही के कारण हो रहा है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर आलोक जी, समाधान क्या है इसका? अंतिम टिप्पणी। मुझे एक ऐसा लगता है कि एक समय देना चाहिए। कोई भी आपका पावन उद्देश्य है तो उसका समय देना चाहिए। 2003 में हम लोगों से जितने लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हैं चाहे कोई भी हो, 2003 में भी इन्होंने वोट दिया हुआ, तब भी गहन निरीक्षण हुआ था, जिसको आजकल एसआईआर कह के हंगामा हुआ था। क्या इनको याद है कि उस समय इतना हंगामा हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं, 2002 से 2003 तक हुआ है आलोक जी, हुआ है, बड़े अशांति से हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नोट भी बदले गए, सरकार थी, कोई विपक्ष की सरकार नहीं थी। 2005 और 8 में नोट भी बदले गए थे, जिसमें 2005 और 8 नहीं लिखा गया था, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ था। लोग अपना 500-1000 का नोट लेके के गए थे और बदल के आ गया था, कोई हंगामा नहीं हुआ था। तो सवाल है कि आपको अगर काम करना है, हंगामा करना है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, सवाल है कि ऑप्टिक्स से काम नहीं चलता। और मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, जैसे बार बार जो ये कहते हैं ना कि प्रवक्ता कि वो कोर्ट नहीं गए, कोर्ट में जाने के बाद में मामला समझना चाहिए, फिर आप ही बोलेंगे कि ये तो सब जुडिस है, बाहर कैसे बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये सब नहीं, पत्रकारों के प्रति चाहिए, पत्रकारों का काम होता है। मेरी सिंह साहब से, चौहान साहब से एक अनुरोध है, पार्टी के हैं, संस्कारी पार्टी के हैं, अपनी बात कहें बजाय विशेषणों का कोई इस्तेमाल मायने नहीं रखता। एक स्वस्थ और उपयोग पहले आपने किया था। ठीक है भाई, आप लोग को यही संस्कार है तो दीजिए गाली। आलोक भदौरिया को भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, स्वीकार है। बोलिए हयात उमर, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से बोलिए।
ठीक है राघवेंद्र, ठीक है, बोलिए। मैं अगर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं राघवेंद्र जी, तो मैं उनसे केवल एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी का आज का ट्वीट है कि ओबीसी वोटरों के, दलित वोटरों के नाम काटने का बीएलओ पर दबाव है। उसका ट्वीट ऑफिशियल ट्वीट है। क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करेगी? राघवेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही राघवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। गांधी के खिलाफ एफआईआर कब कर रही है भाजपा? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जनता जनार्दन से एक अपील कि वो पैनिक ना करे, अपना हक, वोट आपका सबसे बड़ा हक है, उसके लिए जो भी एफर्ट डालने हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको डालिए। अपना वोट आपका अधिकार, उसे मत जाने दीजिए। कोई छीन नहीं रहा, कोई पैनिक हम नहीं फैला रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक निवेदन है, भारत निर्वाचन आयोग है और जो इस काम में लगे हैं सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उन इस काम में लगे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डीएम हैं, या जो भी जितने भी लोग हैं, कम से कम इस बात का अगर ध्यान रखता है भारत निर्वाचन आयोग। अभी हमारे पैनलिस्ट ने तमाम कहा है कि एक थोड़ा सा विज्ञापन, तमाम विज्ञापन छपते हैं, आयोग के तमाम विज्ञापन छपते हैं, दिखते हैं सरकारों के। अगर जागरूकता के लिए, आम आदमी के लिए, अगर फॉर्म में 4 समस्याएं हैं, तो अगर उनका समाधान निकाल कर अगर कोई विज्ञापन पब्लिश हो जाता, कोई सूचना मिल जाती, कोई आम आदमी की जागरूकता के लिए कुछ काम हो जाता, तो मुझे लगता है ये पैनल भी नहीं, इस तरीके का जो पैनिक है वो पैनिक भी नहीं होता। और जो कहा जा रहा है कि फला जी उकसा रहे हैं, ढिका जी उकसा रहे हैं, मुझे लगता है किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये उद्देश्य मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है, पवित्र है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो इसका क्रियान्वयन है, वो बेहद घटिया है। वो मैं बिल्कुल अपने अनुभव के साथ में कह रहा हूं। तो एक बार पुनः मैं आयोग से, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त से मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा जनता के लिए कि भाई लोगों को जागरूक कर दीजिए। अभी 1 हफ्ता है, बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन आपने जागरूक नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग कुछ अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ जागरूकता वाले विज्ञापन जिस तरीके से होते रहे हैं इलेक्शन के दौरान, कुछ हेल्प डेस्क, कुछ ट्रेनिंग कैंप टाइप के, ट्रेनिंग के लिए तो बहुत समय नहीं बचा, लेकिन लोगों को जागरूक करने वाले कुछ इश्तिहार, कुछ पंपलेट्स और कुछ हेल्प डेस्क टाइप की व्यवस्था अगर कर देगा तो बड़ी कृपा होगी हम भारत के नागरिकों पर। नमस्कार।